कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन से हम लोग क्या समझते हैं, और सेकेंड चीज जो सीखे थे वो था डिस्ट्रक्टर फंक्शन से हम लोग क्या समझते हैं। फिर हम आपको कल एक और बात बताए हैं कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है उसका आर्ग्यूमेंट लिस्ट, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम लोग यूज करते हैं उसका आर्ग्यूमेंट लिस्ट कभी होता है और कभी नहीं भी होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट लिस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट कभी होता है कभी नहीं भी होता है। तो कल हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम पढ़े हैं कंस्ट्रक्टर में जिसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है वो नहीं था प्रेजेंट। पर आज के क्लास में हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को सीखेंगे जिसमें आप देखिएगा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है वो रहेगा, और आर्ग्यूमेंट लिस्ट को आपको पता है पैरामीटर लिस्ट भी बुलाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो टॉपिक, उसको देखिए हम लोग नाम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, उस टॉपिक को नाम दे रहे हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो टॉपिक है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का क्या क्या टाइप्स होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है उसके क्या क्या कैटेगरीज हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं, हम लोगों को अब उसका डिस्कशन यहाँ पे करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो टाइप पढ़ेंगे नंबर 1 कैटेगरी में, उसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है देखिए क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो कल जो कंस्ट्रक्टर आप पढ़े थे जिसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट लिस्ट अवेलेबल नहीं था, सो दैट इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए आप यहां कहेंगे द कंस्ट्रक्टर फंक्शन having no argument list और पैरामीटर लिस्ट। इसका मतलब जिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ना तो कोई आर्ग्यूमेंट लिस्ट है और ना तो कोई पैरामीटर लिस्ट है, इज कॉल्ड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बुलाते हैं। फिर से सुनिए, जिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं होता, पैरामीटर लिस्ट नहीं होता, उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बुलाते हैं, क्योंकि एस इट इनिशियलाइजेज, इनिशियलाइज करना मतलब शुरुआत करना होता है, तो एज इट इनिशियलाइजेज द डेटा मेंबर्स यानी मेंबर वेरिएबल्स को हम कह रहे हैं, एज इट इनिशियलाइजेज द डेटा मेंबर्स विथ द डिफॉल्ट और प्रीसेट वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट लिस्ट तो होगा नहीं, तो ये जो इनिशियलाइजेशन का काम है डाटा मेंबर्स का, ये उस वैल्यू से करेगा जो पहले से ही तय किया हुआ है या जो डिफॉल्ट में रखा हुआ है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन सा कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट। ठीक है, तो डिफॉल्ट का एग्जांपल कल की क्लास में जो पढ़ाए हैं कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्ग्यूमेंट ही नहीं था, और याद कीजिए उस कंस्ट्रक्टर में अंदर में पहले से ही हम रोल का वैल्यू फिक्स किए हुए थे 123, नाम का वैल्यू फिक्स था XYZ, मार्क्स का वैल्यू फिक्स था 0, वो पहले से डिफॉल्ट में रखा था, प्री सेट था, पहले से तय था, उसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग। और ये इसका प्रोग्राम आप कल ही पढ़ चुके हैं, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा एग्जाम्पल के साथ वो कल का प्रोग्राम लिखकर आप बता सकते हैं। पर आज हम लोग बेसिकली टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में जो सेकेंड कैटेगरी है, जिस कैटेगरी का नाम है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिस कैटेगरी का नाम है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, आज हम लोग इस वाले टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। यानी कि अगर कोई पूछे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है, तो हम लोग आज ये चीज डील करेंगे। तो देखो नाम से क्या लगता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट मौजूद रहेगा, या यूं कहें कि पैरामीटर लिस्ट मौजूद रहेगा।
उसी को पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का दर्जा देते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा सुने, आप इसको कहेंगे द कंस्ट्रक्टर फंक्शन हैविंग द आर्ग्यूमेंट लिस्ट, the constructor function having the argument list or parameter list, the constructor function having the argument list or parameter list is called the parameterized constructor। ठीक है, तो जिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट मौजूद है या पैरामीटर लिस्ट मौजूद है उसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एज इट initializes the data members with the values of the parameters। यानी कि हमारे पैरामीटर्स में, हमारे आर्ग्यूमेंट्स में जो वैल्यूज मौजूद हैं उन्हीं वैल्यूज की मदद से हम लोग अपने डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं। यानी हमारे डेटा मेंबर का जो इनिशियलाइजेशन है वो उस वैल्यू से होगा जो हम अपने आर्ग्यूमेंट में या पैरामीटर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, टांग के लाएंगे, तो उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का दर्जा देते हैं। बाकी तो प्रोग्राम में पता चलेगा ये क्या बोल रहे हैं। फिर सुनिए, यहाँ पे जो दो तरीका होता है वैल्यू भेजने का, देखिए द टू मेथड्स ऑफ पासिंग वैल्यूज, the two methods of passing values to the two methods of passing values to the parameterized constructor, the two methods of passing values to the parameterized constructor are, नंबर ए है by implicit call, अब बी नंबर है by एक्सप्लिसिट कॉल। यानी कि सुनिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्योंकि आपको पैरामीटर्स भेजना पड़ेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन करने के लिए क्योंकि आपको पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स भेजना होगा तो उसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में जब आप वैल्यूज भेजेंगे, जब आप पैरामीटर्स भेजेंगे तो उसका दो तरीका होता है। पहला तरीका है इम्प्लिसिट कॉल और सेकेंड तरीका है एक्सप्लिसिट कॉल। इम्प्लिसिट कॉल में वैल्यू जो है वो खुद ही से पहुंचेगा मंजिल पे, और एक्सप्लिसिट कॉल में वैल्यू को हम लोगों को जबरदस्ती भेजना होगा। तो ऑटोमेटिकली वैल्यू कैसे ट्रेवल होगा और जबरदस्ती वैल्यू कैसे पास किया जाएगा, तो ये दो प्रोसेस आपको प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में सीखना है। तो अब हम लोग एक प्रोग्राम डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये आप सीखेंगे, और उसको वैल्यू भेजने का जो दो तरीका है, वैल्यू पास करने का जो दो तरीका है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉल, वो फिर हम लोग अब इस वाले प्रोग्राम में डील करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ, राइट अ प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब आप एक प्रोग्राम लिखिए जो क्या करेगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का जो वर्किंग है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, उसको वैल्यूज कैसे भेजते हैं, उसका सारा प्रक्रिया आपको एक प्रोग्राम में कंबाइंड करके सिखाना है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, नाम है iostream.h। अगला हेडर फाइल देखिए हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, इसका नाम है conio.h। फिर हम यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं जिसका नाम है string.h। तो iostream.h cout के लिए, conio.h क्लियर स्क्रीन फंक्शन, getch फंक्शन के लिए, और string.h स्ट्रिंग को जो कॉपी करेंगे strcpy लगाकर उसके लिए string.h इंक्लूड होगा। फिर देखिए हम यहाँ क्लास बना रहे हैं, आज फिर से क्लास का नाम हम स्टूडेंट ही रख रहे हैं वंस मोर। तो देखो मेरे क्लास का नाम स्टूडेंट है, और स्टूडेंट क्लास में एंटर करके देखिए हम यहाँ प्राइवेट सेक्शन में, प्राइवेट एरिया में जाकर
फील्ड्स यानी मेंबर वेरिएबल्स कौन कौन सा बना रहे हैं, इंट रोल, उसके बाद लिखेंगे हम कैर नेम 15 और हम उसके बाद क्या लिख रहे हैं, फ्लोट मार्क्स। तो ये मेरे क्लास के अंदर प्राइवेट सेक्शन तय हो चुका है। अब आप देखिए हम अपने क्लास में पब्लिक सेक्शन को जिक्र करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, पब्लिक सेक्शन में एंटर करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपने क्लास का नाम देने जा रहे हैं, क्या, स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, पहले अगर फंक्शन का नाम क्लास नेम की तरह हो तो उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो बता, मेरा ये फंक्शन जो अब बनने वाला है इसका नाम एकदम सेम क्लास नेम की तरह है, तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। फिर सुनो, अगर कंस्ट्रक्टर का ब्रैकेट बंद कर देंगे यहीं पे तो फिर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में जब आर्ग्यूमेंट नहीं होता उसी को तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो कल पढ़ाए हैं। पर क्योंकि हम आपको आज पैरामीटराइज्ड का यूज सिखाने आए हैं, तो सुनिए, मेरे क्लास का नाम स्टूडेंट है, तो उसमें जब कंस्ट्रक्टर बनेगा स्टूडेंट के नाम से तो इसके अंदर हम पैरामीटर्स भी डालेंगे। तो देखो, इंटीजर टाइप का पहला पैरामीटर आर जाएगा। आप समझिए, मेरे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स कैरी करना है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स लाना है, तो पहला आर्ग्यूमेंट आर लाएंगे हम इंटीजर टाइप का, ताकि हम रोल को वैल्यू दे सकें। सेकेंड आर्ग्यूमेंट देखिए हम क्या ला रहे हैं, कैर नेम को रखने के लिए एन नाम का एक एरे जैसा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये नाम लेकर आएगा नेम के लिए। और तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, फ्लोट एम। देखो, ब्रैकेट क्लोज, और अब हम इसको टर्मिनेट करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, मेरे क्लास का नाम स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर हम बना दिए, उसमें पैरामीटर्स कितना रखे हैं, 3। तो एक पैरामीटर कौन है, इंटीजर, एक पैरामीटर कौन है, कैरेक्टर का एरे, और एक पैरामीटर कौन है, फ्लोट टाइप का, जो मार्क्स को रखेगा। तो ये आर किस में डालेंगे, रोल में, एन किस में डालेंगे, नेम में, और एम किस में डालेंगे, मार्क्स में। ठीक है, तो ये देखो कंस्ट्रक्टर ही है, पर क्योंकि इसमें पैरामीटर्स का इंतजाम है तो इसी को कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इस प्रोग्राम में सीखने वाला नया चीज बस यही है, और इसके बाद जितना भी आप लिखेंगे सब पढ़ा हुआ है। जैसे हम इसमें एक फंक्शन का घोषणा करने जा रहे हैं जो रिकॉर्ड पढ़ने में मदद करेगा, तो वो तो इनपुट फंक्शन, नाम कुछ भी दे सकते हैं, हम लोग ये नाम लेके चल रहे हैं पहले से, तो आज भी हम वही नाम लेंगे, इनपुट, जो रिकॉर्ड्स मांग के पूछ के इसमें डालेगा। और एक फंक्शन हम इसमें कौन सा बना रहे हैं, वॉइड आउटपुट। इसको क्या ड्यूटी देंगे, जो इनका रिकॉर्ड्स को मॉनिटर पे प्रिंट आउट करेगा, डिस्प्ले करेगा। फिर सुनिए, क्योंकि मेरे क्लास का नाम स्टूडेंट है तो अंदर में कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट है, लेकिन अगर इसमें डिस्ट्रक्टर लगाना है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे टिल्ड का सिंबल देंगे, और अब आप इसके बगल में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। तो ये मेरा डिस्ट्रक्टर हो गया, स्टूडेंट का ये डिस्ट्रक्टर हो गया, टिल्ड स्टूडेंट। नाउ सी, मेरे क्लास का बाउंड्री यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और अब हम लोग इसको टर्मिनेट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्लास का क्रिएशन हो गया। तो देखिए, क्लास किस नाम से बना, स्टूडेंट के नाम से। उसके अंदर प्राइवेट सेक्शन में रोल नेम मार्क्स है, और पब्लिक सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर है हैविंग द पैरामीटर्स, तो इसको कहेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक डिस्ट्रक्टर दिया हुआ है नीचे में, और इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन है जो रिकॉर्ड पढ़ने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए आपने इसमें जिक्र किया है। तो एक बात सुनिए, इनपुट का कोडिंग अगर करना होगा बाहर तो उसका रूल तो आपको याद है, इनपुट मेंबर फंक्शन का कोडिंग बाहर करना तो रूल याद है। पहले क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप में क्या लगा देंगे, वॉइड। सेकंड में इसके क्लास का क्या नाम है, स्टूडेंट लगा देंगे। देन आफ्टर आप लिखेंगे स्कोप रेजोल्यूशन, और फंक्शन का क्या नाम है, इनपुट, उसका जाकर आप यहाँ पे जिक्र करेंगे। फिर जब आप इनपुट के अंदर गए तो देखिए, इनपुट फंक्शन में भीतर घुस के इसका वर्क आपको पता है, ये सी आउट आएगा और आकर आपसे क्या पूछने लगेगा, एंटर द रोल नेम एंड मार्क्स। तो ये आपसे डिटेल्स मांगने लगेगा रोल नेम एंड मार्क्स का। पढ़ेगा कौन, सी इन, और इनपुट किस में करेगा, रोल में, नेम में और मार्क्स में। ये वैल्यूज को यहां पर इनपुट करेगा ये सी इन। अब इनपुट का बाउंड्री आप यहां पे क्लोज कर दीजिए। तो इनपुट का बाउंड्री यहां ओपन हुआ, इसमें सी आउट आके यूजर से डिटेल्स मांगने लग गया, सी इन ने डिटेल्स भर दिया, अब इनपुट फंक्शन का काम यहां पे ओवर हो गया। अब चलिए आउटपुट को डिफाइन करते हैं। देखिए, आउटपुट को भी उसी तरीके से डिफाइन करेंगे, पहले तो रिटर्न टाइप लिखेंगे, देन आफ्टर क्लास नेम लिखना पड़ेगा स्टूडेंट,
उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, और उसके बाद आपने फंक्शन का नाम क्या लिख लिया, आउटपुट। अब आउटपुट को ड्यूटी देंगे कि इसको रिकॉर्ड्स प्रिंट आउट करना है, तो हम उसके लिए सी आउट में जाके मैसेज में क्या लिखेंगे, हम मैसेज लिखेंगे स्टूडेंट्स रोल नंबर इज, यहाँ पे रोल प्रिंट हो गया, टैब देकर नेम इज, यहाँ पर देखिए नेम प्रिंट हो गया, और टैब देकर हम अंत में देखिए यहाँ पे मार्क्स डिस्प्ले हो गया। तो आउटपुट फंक्शन का बॉडी हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं, जिसमें आउटपुट का कोडिंग था रोल नेम मार्क्स को प्रिंट करना, और ये पहली बार आप नहीं देख रहे हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा सुनो, क्लास का नाम स्टूडेंट था, इनपुट का कोडिंग यहां पर हुआ, आउटपुट का कोडिंग देखिए यहां पर हो गया। अब बारी है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का। तो देखिए मेरा कंस्ट्रक्टर तो ये है, ध्यान से देखिए, मेरा कंस्ट्रक्टर तो ये है स्टूडेंट हैविंग 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे क्लास के बाहर, वो सुनिए। देखिए कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप मेंशन नहीं है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप मेंशन नहीं है, तो जब बाहर जाके इसको आप डिफाइन करेंगे तो रिटर्न टाइप का तो बात ही नहीं करेंगे। पर ये किस क्लास का मेंबर है, ये ना स्टूडेंट क्लास का मेंबर है। उसके बाद हम लोग इसमें स्कोप रेजोल्यूशन लगा देंगे। फिर बताओ मेरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम क्या है, स्टूडेंट है। अब ब्रैकेट में हम आर्ग्यूमेंट्स में 3 आर्ग्यूमेंट्स डाल देंगे। पहला आर्ग्यूमेंट इंट आर है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट में कैर एन है, और थर्ड आर्ग्यूमेंट में फ्लोट एम है। देखिए इस तरीके से कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो रहा है आज बाहर। कल हम जब डिफाइन किए थे कंस्ट्रक्टर, तो याद करिए आर्ग्यूमेंट ही नहीं था, तो यहां भी वो मिसिंग था। आज मेरे कंस्ट्रक्टर में 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो जब ये कंस्ट्रक्टर आउटसाइड जाके डिफाइन हो रहा है, तो देखिए उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स ही हैं। पहला आर्ग्यूमेंट आर है, आर जाकर हम रोल नंबर में सौंपेंगे। सेकेंड आर्ग्यूमेंट एन है, एन को जाकर हम नेम में सौंपेंगे, नेम में। तो हमको क्या लिखना होगा, strcpy नेम कॉमा एन, नेम में हम एन को डालेंगे। और तीसरा जो था मेंबर मार्क्स, मार्क्स में देखो हम एम वाला जो पैरामीटर है उसको सौंपेंगे। अब समझ में आया इसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स मौजूद है। और जब नया ऑब्जेक्ट के बनने के समय, जब न्यू ऑब्जेक्ट बनने के समय जब ये कंस्ट्रक्टर आएगा, तो पैरामीटर्स में जो वैल्यू लाएगा ना, उसी से इनिशियलाइजेशन करेगा। यानी मेरा जो मेंबर वेरिएबल था रोल नेम एंड मार्क्स, उसका इनिशियलाइजेशन वैसे वैल्यू से हो रहा है जो पैरामीटर्स में आप कैरी करके लाते हैं, टांग के लाते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट आर को मिला, आर को रोल में देंगे। सेकेंड आर्ग्यूमेंट पैरामीटर एन को मिला, एन को हम नेम में देंगे। थर्ड पैरामीटर हम एम में लाए, एम को हम मार्क्स में देंगे। और उसके बाद हम हिंट के तौर पे, सबूत के तौर पे एक मैसेज लिखेंगे कि अभी अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर आया था, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ था, ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पे आप खत्म कर रहे हैं। बस इतना सा नया चीज है आज, जो पैरामीटर्स में वैल्यू लाओगे उसी से इनिशियलाइज करना। और याद करिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू तो लाते नहीं थे, तो अंदर में जो इंतजाम था रोल बराबर 123, फिर नाम में कुछ वैल्यू डालते थे, मार्क्स में कुछ वैल्यू डालते थे, जो पहले से तय हुआ करता था, उसको कहते थे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसमें पैरामीटर्स ला रहे हैं, उससे शुरुआत हो रहा है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। चलो अब एक चीज बचा है डिस्ट्रक्टर। देखो डिस्ट्रक्टर में टिल्ड से लिखते हैं, और डिस्ट्रक्टर का भी रिटर्न टाइप नहीं होता, तो डिस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करेंगे आप, रिटर्न टाइप तो है नहीं, रिटर्न टाइप तो है नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिटर्न टाइप नहीं है तो पहले तो क्लास नेम लिखेंगे लाइक स्टूडेंट, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, देखिए टिल्ड स्टूडेंट, जो कि हमारा डिस्ट्रक्टर है। अब आप इसमें डिस्ट्रक्टर का कोडिंग जाके कर देंगे। तो डिस्ट्रक्टर में कोडिंग में हम क्या लिखेंगे, सी आउट करके, क्योंकि डिस्ट्रक्टर मरने के समय आएगा, अंत में आएगा, तो ये फाइनल वैल्यूज कैसे छापेगा, सुनिए। ये मैसेज देगा द रिकॉर्ड, विच रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड रोल कॉमा नेम कॉमा मार्क्स इज डिस्ट्रॉयड। ये मैसेज आपके मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा। ये डिस्ट्रक्टर का मैसेज है, तो काम खत्म हो गया इसका।
देखो मेरा क्लास यहां से बनना चालू हुआ, क्लास बना स्टूडेंट के नाम से, उसमें आप देखते जाइए प्राइवेट मेंबर में रोल नेम मार्क्स है, पब्लिक मेंबर में 4 फंक्शंस है, जिसमें एक फंक्शन इनपुट का है, एक फंक्शन आउटपुट का है, एक कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड और एक डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो यहां पे देखिए इनपुट को डिफाइन हम कर दिए हैं, ये इनपुट डिफाइन हो गया है, फिर ये आउटपुट डिफाइन हो गया है, अब यहां कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया पैरामीटराइज्ड वाला, और यहां पे डिस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया है, ये देखिए आप। लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि प्रोग्राम का जो लाइफ है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दी मेन फंक्शन। ये देखो मेन फंक्शन से प्रोग्राम का जिंदगी जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम घुसते के साथ क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज कर देते हैं। चलिए अब सुनिए ध्यान से, देखिएगा क्या होगा जब हम लिखेंगे ना स्टूडेंट एक्स। आपको याद है स्टूडेंट अगर क्लास है तो एक्स के नाम से उसका ऑब्जेक्ट बनने वाला है। तो सुनिए जब स्टूडेंट क्लास का एक्स के नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा तो याद रखिए ऑब्जेक्ट बनते के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मेरा बात सुनिए, क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते के ही साथ कौन कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर। पर कंस्ट्रक्टर में तो आर्ग्यूमेंट है, आज मेरे कंस्ट्रक्टर में तो आर्ग्यूमेंट है, वो भी 3 पहले इंटीजर फिर कैरेक्टर का एरे यानी स्ट्रिंग अब ये फ्लोट। तो सुनो आज जब मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, आज मेरे क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा और अगर हम बाई चांस इसको टर्मिनेट कर देते हैं तो याद रखना एरर आ जाएगा यहां। यानी कि मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया स्टूडेंट का एक्स के नाम से, और जब x नाम का ऑब्जेक्ट बन गया और आप अगर उसमें सेमीकोलन लगा देंगे टर्मिनेट कर देंगे तो आज एरर आ जाएगा। क्योंकि सुनिए क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है, देखिए क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है और अगर उसके साथ आप कुछ भी नहीं भेज रहे हैं तो क्लास के ऑब्जेक्ट के बनते के साथ कंस्ट्रक्टर आता है, और कंस्ट्रक्टर को आज मेरे 3 आर्ग्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। तो आप खाली हाथ नहीं आ सकते हैं, माइंड इट। आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के तब खाली हाथ जाते थे जब आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ते थे। यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ टर्मिनेट कर दो, तो पता है डिफॉल्ट कॉल होता था जिसको आर्ग्यूमेंट का जरूरत नहीं था, ब्लैंक था ये। पर आज आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा क्योंकि आज मेरे कंस्ट्रक्टर में 3 आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं। नहीं देंगे आर्ग्यूमेंट्स, नहीं भेजेंगे आर्ग्यूमेंट्स यहां पे तो एरर आ जाएगा। सर तो इसको कैसे मेकअप करें फिर हम? तो सुनो स्टूडेंट का जब ऑब्जेक्ट बन रहा था ना एक्स के नाम से, तो ऑब्जेक्ट बनते के साथ याद रखना ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इस कंस्ट्रक्टर को आपको 3 वैल्यूज भेजना है। तो 3 वैल्यूज भेजिए नहीं तो एरर आ जाएगा। अब वैल्यू भी कैसे भेजना है सुनिए, ब्रैकेट में घेर कर वैल्यूज भेजना है। तो सुनिए पहला वैल्यू हम भेजे 25 कॉमा, सेकेंड वैल्यू देखिए हम क्या लिख रहे हैं इसमें अमित कॉमा, थर्ड वैल्यू हम भेज रहे हैं 98.2। देखो पैरेंथेसिस क्लोज, और अब हम टर्मिनेट करेंगे। तो याद कीजिए जब कल के क्लास में जब आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़े थे तो क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना था तो आप वहीं टर्मिनेट किए थे, कुछ भेजे नहीं थे। पर आज क्या हुआ, क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप सबको मालूम है कि क्लास के ऑब्जेक्ट बनने पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो भी पैरामीटराइज्ड। तो सोचो क्लास के ऑब्जेक्ट बनने पे अगर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आपको उसमें वैल्यूज भेजना पड़ेगा। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें वैल्यूज भेजना पड़ेगा, वो भी 3। आप पता है कब भेजना होगा? क्लास के ऑब्जेक्ट के बनने के समय वैल्यूज भेजना होगा, ताकि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये तीनों वैल्यू सिस्टमैटिकली पहला वाला आर में जाएगा, फिर वो आर रोल में देंगे, सेकेंड वाला एन नाम के एरे में जाएगा, फिर उस एन को नेम में कॉपी करेंगे, फिर थर्ड वाला फ्लोट एम में जाएगा, फिर हम लोग एम को मार्क्स में कॉपी करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग वैल्यूज को सेंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते के साथ, और जो भेजा हुआ वैल्यू है उसी से इनिशियलाइजेशन करेंगे। यही है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वेरी वेरी इजी। अच्छा अब एक बात सुनिए, ये डिटेल प्रिंट करने का मन है कि एक्स में यही वाला डिटेल गया है, तो आप क्या करेंगे, कॉल एक्स डॉट आउटपुट को कॉल कर दीजिएगा।
पता है, जब आप यहाँ x डॉट आउटपुट को कॉल करेंगे तो इसमें वो डिटेल प्रिंट होगा जो x में अभी अभी सेंड हुआ था, ये वाला डिटेल प्रिंट होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि x का वैल्यू चेंज करने का मन है, जरूरत है, तो आप x के लिए किसको कॉल कर दीजिए, इनपुट को कॉल कर दीजिए। तो x के लिए इनपुट कॉल करेंगे तो आपको याद है ना, इनपुट आके आपसे नया डिटेल्स मांगेगा और x में जो पहले का डिटेल डला होगा वो रिप्लेस हो जाएगा और इनपुट में जाके आप नया डिटेल दे देंगे। अब प्रूफ चाहिए कि डिटेल बदल गया है तो x के लिए आउटपुट को कॉल कर दीजिए। तो पता, जब x के लिए फिर आउटपुट कॉल होगा तो x में जो नया डिटेल आप इनपुट के जरिए दिए थे, x डॉट आउटपुट करेंगे तो वो डिटेल प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बनते के साथ वैल्यू को पास ऑन किए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से, फिर आप x डॉट आउटपुट करके उसका रिकॉर्ड प्रिंट किए, फिर x डॉट इनपुट करके न्यू रिकॉर्ड डाले, फिर x डॉट आउटपुट करके न्यू रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किए। ये कहानी है इस कंस्ट्रक्टर में। अच्छा, एक और बात सुनिए, इस तरीके में आपने देखा कि क्लास का जब ऑब्जेक्ट बन रहा था, क्लास का जब ऑब्जेक्ट बन रहा था तो सटाकर वैल्यू आप भेज दिए हैं। सोचिए ना, ऑब्जेक्ट में ही चिपका के वैल्यू भेजे हैं, इसी को नाम देते हैं इम्प्लिसिट कॉल। तो ये जो तरीका है, ये है दरअसल में कौन सा कॉल का तरीका, इम्प्लिसिट कॉल। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट बनाकर लगे हाथों वैल्यू देंगे तो ऑटोमेटिकली, इम्प्लिसिट मतलब होता है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिकली क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां पे पहुंच गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। तो ये इम्प्लिसिट कॉल तरीका था वैल्यू को भेजने का, यहां वाला तरीका। ठीक है, लेकिन इसके बाद का कोड देखिए, सुनिए, उसके बाद अब हम कंटिन्यू करें, ध्यान से देखिए। अब अगर हम उसके आगे कोड में कंटिन्यू कर रहे हैं और लिख रहे हैं स्टूडेंट वाई, तो देखो स्टूडेंट क्लास का वाई के नाम से एक नया ऑब्जेक्ट अब हम बना रहे हैं। सुनिए, अगर स्टूडेंट क्लास का वाई के नाम से जब हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम चाहे तो इसमें फिर वैल्यू भेज सकते हैं साथ में सटा के, क्योंकि आपको याद है कि नहीं, ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सोचिए, अगर हम स्टूडेंट क्लास का y के नाम से ऑब्जेक्ट बनाए और अगर लगे हाथ तो वैल्यू भेजेंगे तो फिर वही इम्प्लिसिट कॉल वाला मेथड वर्क करेगा। पर अगर हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट y, अब देखो हम इसमें क्या लिख रहे हैं, नया चीज, इक्वल टू का निशान दे रहे हैं, इक्वल टू, और उसके बाद देखिए हम क्या लिख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट, सॉरी, इक्वल टू करके अब हम क्या लिख रहे हैं, देखिए इसमें स्टूडेंट लिख रहे हैं और ब्रैकेट में अब हम 3 वैल्यू भेज रहे हैं, जैसे 7, मान लो यहाँ पे नाम भेज दिए रोहित, और मान लो मार्क्स भेज दिए 94.6। तो जरा इस मेथड को ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है। देखिए, उस मेथड में हम लोग क्या किए थे, पुराने वाले मेथड में हम लोग क्या किए थे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाए थे। उस समय हम क्या किए थे, स्टूडेंट का एक एक्स के नाम से ऑब्जेक्ट बनाए थे और ऑब्जेक्ट के साथ लगे हाथों वैल्यू सटा के भेजे थे। तो वो था इम्प्लिसिट कॉल का तरीका। और इस मेथड में आप क्या देख रहे हैं, इस मेथड में आप क्या देख रहे हैं, देखिए स्टूडेंट का एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है y, और इसमें आप कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं अपने हाथों से लिख के। उसमें देखिए हम कहीं कंस्ट्रक्टर को बुलाए नहीं अपने से। इसमें क्या हुआ था, क्लास का ऑब्जेक्ट बना, हम वैल्यू को ऑब्जेक्ट के साथ सटा के भेज दिए, तो वो इंप्लिसिट कॉल था। पर इस प्रोसेस में देखिए क्या हो रहा है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना है y के नाम से और आपने इज इक्वल टू करके वहीं पे क्या लिख दिया, स्टूडेंट, और 3 वैल्यूज भेजे आप। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के जब आप 3 वैल्यू भेज रहे हैं तो पहला वैल्यू 7, दूसरा वैल्यू रोहित, तीसरा वैल्यू 94.6 फिर से जा रहा है। पर क्योंकि इसमें आपने कंस्ट्रक्टर का नाम लिख के वैल्यू को पास किया है तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉल। एक्सप्लिसिट कॉल मतलब जब आप मैनुअली या जबरदस्ती कॉल करते हैं। ठीक है, तो देखो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, वैल्यू को पास कर दिए, तो वो वैल्यू उसके साथ अटैच होके खुद ही से गया, तो वो इम्प्लिसिट कॉल है। लेकिन यहां पे क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाए तो इसमें कंस्ट्रक्टर का नाम आप मैनुअली लिख के वैल्यू भेज रहे हैं। आप यहां स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर का नाम को मैनुअली लिख के वैल्यू को टांग रहे हैं। देखिए ना, ऑब्जेक्ट में साट के नहीं भेज रहे हैं इस बार अलग से कंस्ट्रक्टर को आप अपने हाथों से मैनुअली बुला के तब वैल्यू भेज रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है एक्सप्लिसिट कॉल।
अब आपको इसका प्रूफ देना है कि रिकॉर्ड क्या है कैसा है, तो y के आउटपुट फंक्शन को आप कॉल करके दिखा दीजिए, ठीक है। और अंत में हम यहां पे लिखना चाहेंगे गेट सी एच फंक्शन, और अब यहां पे मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर हम कर रहे हैं। तो अब एक बार इस कोड को सीक्वेंस में हम लोग रन करके फटाफट से देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, देखिए इस बार क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करके एक बार देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेन फंक्शन में चलते हैं। देखिए मेन फंक्शन में एंटर करने के बाद आपने सबसे पहला काम यहाँ पे क्या किया है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाया। सो इफ दिस इज द मॉनिटर, तो आप देखेंगे मॉनिटर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। अब देखो ध्यान से, स्टूडेंट क्लास का एक्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना। तो पता है जब स्टूडेंट क्लास का एक्स के नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें तो 3 डिवीजन होगा, क्योंकि आपको याद है रोल नेम मार्क्स 3 मेंबर रखे हैं, रोल नेम और मार्क्स। तो एक्स के नाम से ऑब्जेक्ट बना। तो सुनिए, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ठीक उसी वक्त पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वैल्यू को अपने साथ खुद ही लेके जाएगा। तो ये 25 ये अमित और 98.2 मेरे इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पहुंचा, आर में, एन में और एम में। फिर आप क्या करिए, आर की वैल्यू को रोल में कॉपी करिए। तो देखिए एक्स के रोल में कितना गया 25, एन को जाकर नेम में कॉपी करिए, तो नेम का वैल्यू में अमित आ गया नल कैरेक्टर के साथ, और एम का वैल्यू जो 98.2 भेजे हैं आप, ये 98.2 जो एम में भेजे हैं वो एम जाके मार्क्स में स्टोर हो जाएगा। तो मार्क्स का वैल्यू 98.2 हो गया। उसके बाद ये सी आउट क्या प्रिंट करेगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, यानी तुरंत आपके मॉनिटर पर एक मैसेज आ जाएगा। कौन सा मैसेज, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, ऐसा मैसेज आ जाएगा। फिर आप सुनिए, काम खत्म करके वापस आप यहां पे आ गए, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां से वहां ट्रांसपोर्ट हो गया, उससे इनिशियलाइज हो गया, वापस भी आ गया। कितना आसान तो है। अब x ने किसको कॉल किया, आउटपुट को। पता जब x नाम के ऑब्जेक्ट ने, इस वाले ऑब्जेक्ट ने जब आउटपुट को कॉल किया, तो अब हमारा कंट्रोल आउटपुट फंक्शन में चला गया। जब हम लोग आउटपुट फंक्शन के अंदर चले गए तो ये सी आउट क्या प्रिंट करने लग गया, देखिए स्टूडेंट्स रोल नंबर इज रोल। तो अब मेरे मॉनिटर पर मैसेज आ जाएगा स्टूडेंट्स रोल नंबर इज रोल। तो बताओ एक्स के रोल में तो 25 है, टैब देने के बाद नेम इज नेम, तो एक्स के नेम में कौन है, अमित है, और टैब देने के बाद क्या लिखेगा। देखिए हम क्या बोल रहे थे कि जब लाइफ मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ तो ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने पहले तो स्क्रीन का कचरा साफ किया, फिर स्टूडेंट लिख कर जब आप एक्स करेंगे तो यहां पर क्या होगा, एक्स के नाम से मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा। और आपको मालूम है जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्योंकि मेरे स्टूडेंट क्लास में 3 मेंबर वेरिएबल है, रोल नेम मार्क्स, तो मेरे ऑब्जेक्ट में रोल नेम मार्क्स का 3 पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। और क्लास का ऑब्जेक्ट बनते के साथ आप देखेंगे कि यहां पर एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा पैरामीटराइज्ड। तो पहला वैल्यू 25 किसको मिला, आर को। सेकेंड वैल्यू अमित किसको मिला, कैर एन नाम के एरे को। और थर्ड वैल्यू 98.2 किसको मिला, फ्लोट एम को। तो ऑब्जेक्ट बनने पे क्योंकि आपको वैल्यूज पास करना पड़ा और ये वैल्यू ऑब्जेक्ट में सटा कर भेजना पड़ा, तो ये ऑटोमेटिकली ये वैल्यू पैरामीटर्स में सौंपा गया, तो उसी को इम्प्लिसिट कॉल का दर्जा देते हैं। यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते के साथ ये जो वैल्यू आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली एक्स के लिए इसमें पहुंचा। फिर आप आर को रोल में सौंपे, एन को नेम में स्ट्रिंग कॉपी कर दिए और एम को मार्क्स में डाले, और सी आउट ने मैसेज कंफर्म किया कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ था, कॉल हुआ था। तो यहां तक आप कहानी समझ गए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक छपा। अब देखो एक्स में डिटेल भी तो डल चुका है, आपको प्रूफ देना है ना कि ये कंस्ट्रक्टर अपना पैरामीटर्स को लाया हुआ जो काम था इनिशियलाइज करने का वो ढंग से किया है, इसका प्रूफ तो देना है ना। तो काम खत्म करके जब आप वापस लौटे हैं मेन में, तो मेन में लौटने के बाद अगला काम आप क्या किए, एक्स डॉट आउटपुट। तो सुनिए, इस एक्स नाम के ऑब्जेक्ट ने जब आउटपुट नाम के फंक्शन को कॉल किया तो मेरा कंट्रोल आउटपुट नाम के फंक्शन में चला गया, एक्स के लिए गया माइंड इट। तो जब आप आउटपुट में अंदर गए
तो ये जो सी आउट है उसने क्या प्रिंट किया मैसेज में, लाइन चेंज करके स्टूडेंट्स रोल नंबर इज रोल। तो आंसर आया स्टूडेंट्स रोल नंबर इज रोल। तो मेरे एक्स के रोल में तो 25 सेंड था, 25 छप गया। फिर देखो टैब देके क्या लिखा, नेम इज नेम, तो उसी में टैब देके नेम इज नेम, नेम में क्या आ गया, अमित आ गया। और टैब देके मार्क्स इज मार्क्स, तो मार्क्स का वैल्यू कितना था 98.2, ये छप गया। चलो आउटपुट का काम अब जाके खत्म हुआ। अब आप प्लीज लौट के वापस मेन फंक्शन में आ जाइए। पता जब आप मेन फंक्शन में वापस आ गए तो वापस आने के बाद अगला लाइन आपने लिखा है x डॉट इनपुट फंक्शन, यानी ये जो x नाम का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अब अपना डिटेल्स में परिवर्तन चाहता है। तो जैसे ही आप लिखेंगे x डॉट इनपुट फंक्शन, तो याद रखें x नाम के ऑब्जेक्ट के कहने पे इनपुट फंक्शन जब कॉल होगा तो हमारा कंट्रोल मेन फंक्शन से स्किप करके इनपुट नाम के फंक्शन में चला जाएगा। तो ये रहा मेरा इनपुट फंक्शन। तो सुनिए, जो x नाम का ऑब्जेक्ट था वो मेरे कंट्रोल को कहां पे ले गया, इनपुट फंक्शन में ले गया x नाम के ऑब्जेक्ट ने कंट्रोल को। तो इनपुट में पढ़ो क्या लिखा, सी आउट क्या मांगने लग गया मैसेज में, सी आउट आपसे मांगने लग गया मैसेज में एंटर द रोल नेम एंड मार्क्स। ये आपसे रोल नेम और मार्क्स का वैल्यू मांगने लग गया। उसके बाद सुनिए क्या हुआ, सीन जो है रोल नंबर मान लो हम दे दिए 12, नाम में क्या लिख दिया मान लो करण, मार्क्स में लिखे मान लो 99.2। तो ये जो डिटेल्स है उसको पढ़ा कौन, सी इन, इनपुट किस में कर दिया, रोल में, नेम में, मार्क्स में। तो ये सी इन, ये तीनों डिटेल किस में इनपुट किया, रोल में, नेम में, मार्क्स में रेस्पेक्टिवली, पर किसका, तो इनपुट को कौन सिफारिश किया था इस बार, यानी इनपुट फंक्शन किसने कॉल किया था, तो इनपुट फंक्शन को x ने कॉल किया था। तो x के रोल में 25 हट के 12 हो जाएगा, x के नेम में अमित हट के करण हो जाएगा, और x के मार्क्स में 99.2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनपुट फंक्शन का काम ओवर हो गया, और आप यहां से लौट के वापस मेन फंक्शन में चले जाइए। यहां अब अगला लाइन क्या लिखे आप पढ़िए, x डॉट आउटपुट। तो सुनिए, जब आप x डॉट आउटपुट करेंगे कॉल, तो उसी x ऑब्जेक्ट के रिक्वेस्ट पर कंट्रोल अब हमारा आउटपुट फंक्शन में जाएगा। तो जब मेरा कंट्रोल x नाम के ऑब्जेक्ट के कहने पे आउटपुट फंक्शन में जाएगा, तो आप कंट्रोल को स्किप करवा के आउटपुट के पास भिजवा दीजिए। और जब आपका कंट्रोल आउटपुट में गया तो सी आउट ने क्या प्रिंट किया मैसेज, जरा पढ़िए ध्यान से। मैसेज प्रिंट करने लग गया स्टूडेंट्स रोल नंबर इज रोल, यानी कि स्टूडेंट का रोल नंबर कौन है, रोल, तो एक्स के रोल में कौन है 12। उसके बाद टैब देकर, इसी में टैब देकर आप क्या लिखेंगे, नेम इज नेम, तो एक्स के नेम में कौन है बताएं आप, करण। और टैब देकर अब ये क्या लिखेगा, मार्क्स इज मार्क्स, तो एक्स के मार्क्स में 99.2 है। तो ये डिटेल प्रिंट हो गया, यानी रिकॉर्ड चेंज हो गया, उसका प्रूफ मिल गया। चलिए काम तमाम आउटपुट का, वापस आप मेन फंक्शन में लौट आए। तो देखिए इसमें हम लोग क्या सीखे कि स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो क्योंकि आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं तो वैल्यूज को आपको भेजना होगा, और जब ये वैल्यूज ऑब्जेक्ट में ही सटा के भेजा गया तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉल। और उससे रिलेटेड फिर आउटपुट कैसे काम किया, फिर इनपुट बुला के रिकॉर्ड कैसे चेंज हुआ, फिर आउटपुट बुला के बदला हुआ रिकॉर्ड कैसे छपा, ये सब हम लोग प्रोसेस यहाँ पे वर्किंग करके देख रहे थे। ठीक है, लेकिन अब एक बात ध्यान से देखिए, अब हम लोग यहाँ पे उसके बाद क्या लिखे, हम लोग फिर एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाने चले गए। इस लाइन में देखिए, देखिए क्या हुआ, स्टूडेंट क्लास का y के नाम से देखिए अब एक न्यू ऑब्जेक्ट बनने वाला है, और उसमें 3 पार्टीशंस होगा। पहला पार्टीशन रोल, सेकेंड पार्टीशन नेम, और थर्ड पार्टीशन मार्क्स। और नेम के अंदर भी फिर बहुत सारा डिवीजन है। तो सुनिए, स्टूडेंट क्लास का नया ऑब्जेक्ट y के नाम से बनेगा जब, तो ऑब्जेक्ट बनने पे आपको याद है कंस्ट्रक्टर आएगा, पर इस बार देखिएगा हम y में सटाकर वैल्यू नहीं भेज रहे हैं, बल्कि हम इस बार क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना है y के नाम से, तो उसमें देखिए हम इक्वल टू लगा के मैनुअली जबरदस्ती कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम का जिक्र करके तब वैल्यू को भेज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि मेरे कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे मैनुअली बुलाया जा रहा है और वैल्यूज मैनुअली भेजा जा रहा है। इसका नाम हो गया एक्सप्लिसिट कॉल, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्टर को आप अपने हाथों से उसका नाम लिख के तब भेज रहे हैं, तो इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉल। और क्लास के ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू सटा के भेजेंगे तो उसको कहेंगे इम्प्लिसिट कॉल। तो सुनिए, स्टूडेंट क्लास का नया ऑब्जेक्ट वाई के नाम से बना और ऑब्जेक्ट बनने पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मैनुअली उसका नाम लिख के आप उसको कॉल किए, तो वैल्यूज भी भेज रहे हैं। तो पहला वैल्यू जो 7 था वो आप किस में भेजे, आर में। सेकेंड वैल्यू जो रोहित था वो आप किस में भेजे, कैर एन नाम के एरे में। और थर्ड वैल्यू जो 94.6 था वो आप किस में भेजे, फ्लोट एम में। तो क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट बनने पे जब कंस्ट्रक्टर वहां पे गया तो 7 गया आर में, फिर सुनो आर गया रोल में। फिर से सुनिए, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो 7 गया आर नाम के पैरामीटर में, फिर उस आर को हम लोग रोल में सौंपे। तो वाई के रोल में देखो, वाई के रोल में आर आ गया यानी 7 आ गया। सिमिलरली ये जो डबल कोट्स में रोहित था स्ट्रिंग, इसको हम किसके पास भेजे, अपने कंस्ट्रक्टर में कैर एन नाम के एरे में भेजे। तो मेरे एन को क्या मिल गया, रोहित मिल गया। फिर हम उस एन को किस में कॉपी कर दिए, नेम में। तो वाई के लिए कंस्ट्रक्टर आया था ना, वाई ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर आया था ना, तो वाई के नेम में एन को कॉपी कर दीजिए, वो एन जो कि एक पैरामीटर है जिसको भेजा गया है। तो रोहित नेम में कॉपी हो गया, तो मेरे वाई के नेम में इस बार रोहित के साथ नल कैरेक्टर आ गया। लास्ट में सुनिए, कंस्ट्रक्टर को कॉल जब किए थे आप मैनुअली उसका नाम लिख के वैल्यू भेजे थे 94.6, तो ये किस में गया, फ्लोट एम में, और एम जाके मार्क्स में स्टोर हो गया। इसका मतलब मेरे वाई केस में 90 कितना था, 96 94.6 स्टोर हो गया। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया। और अब ये सी आउट प्रूफ देगा कि आप फिर से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ही आए थे। तो अब आपके मॉनिटर पे फिर एक संदेश आएगा। कौन सा संदेश आएगा यहाँ पे, फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। पर याद रखना इस बार ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाई के लिए इन्वोक हुआ है, इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर इसका काम तमाम हो गया, वापस आप मेन फंक्शन में यहां पे आ गए। अब आपको प्रूफ देना है कि रिकॉर्ड जो भेजे वही डला है। तो वाई ने किसको कॉल किया, आउटपुट को। पता है वाई नाम के ऑब्जेक्ट ने जब आउटपुट को कॉल किया तो मेरा कंट्रोल आउटपुट में चला गया। और जब मेरा कंट्रोल आउटपुट में चला गया तो सी आउट क्या प्रिंट करने लग गया, स्टूडेंट्स रोल नंबर इज रोल। तो यहाँ पे पता है क्या मैसेज आने लगे, इधर लिख दे रहे हैं, उसी में कंटिन्यू है, मैसेज आने लग गया स्टूडेंट्स रोल नंबर इज रोल। तो आपको याद होगा मेरे वाई के रोल में 7 है, तो यहाँ पे रोल नंबर में 7 आ गया। उसके बाद टैब देके उसी में टैब देकर क्या लिखेगा, नेम इज नेम। तो उसके नेम में कौन है, रोहित है। और उसके बाद टैब देकर क्या लिखेगा, मार्क्स इज मार्क्स। तो मार्क्स में 94.6 था, ये छप गया, काम तमाम हो गया, आउटपुट का वापस आ गया। अब देखिए गेट सी एच फंक्शन हम लोग आए हैं लास्ट में, तो मेरा मॉनिटर होल्ड हो जाएगा। और जब हम कोई की प्रेस करेंगे तो फिर मेरा मॉनिटर रिलीज हो जाएगा, छूट जाएगा। फिर आप देखिए मेन क्लोज होने वाला है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है, जब मेन फंक्शन यहां स्टार्ट हुआ था, ये देखिए मेन फंक्शन मेरा यहां स्टार्ट हुआ था। अब मेन फंक्शन अब जब क्लोज होने वाला है तो ध्यान से देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट हम मेन में घुस के एक्स नाम का बनाए थे और एक ऑब्जेक्ट हम मेन में एंटर करके वाई नाम का बनाए थे। तो दोनों ऑब्जेक्ट के मरने का टाइम आ गया। तो सुनिए, जब क्लास के ऑब्जेक्ट का डेडलाइन जब खत्म होता है, क्लास के ऑब्जेक्ट का मरने का जब टाइम होता है, तो उस समय बिना बुलाए डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। यानी कि मेन फंक्शन का बाउंड्री यहां शुरू हुआ, मेन फंक्शन का बाउंड्री यहां खत्म हुआ। तो जैसे ही मेन खत्म होने के कगार पे है तो अचानक वहां पे डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो एक बात सुनिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप x नाम का बनाए थे, सेकेंड ऑब्जेक्ट आप y नाम का बनाए थे। तो पहले x बना था, बाद में y बना था। तो मरने के समय पता है क्या होगा, y का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, यानी उल्टा कॉल होगा। होता क्या है ना, मेमोरी में एक के ऊपर एक जो मेमोरी का ब्लॉक है उसका तह लगता जाता है, जिसको स्टैक बोलते हैं। तो सबसे पहले x का मेमोरी बना होगा तो वो नीचे दब गया, बाद में फिर y ऑब्जेक्ट का मेमोरी बना होगा तो वो ऊपर चढ़ गया। तो जब मरने का टाइम होगा ना तो पहले y पकड़ा जाएगा मरने के लिए, x नीचे दबा हुआ है। इसलिए ध्यान से सुनिए,
मेन जब खत्म होने वाला है तो x और y दो ऑब्जेक्ट का जिंदगी अब खतरे में है, मरने का टाइम आ गया है। तो पहले x बना था तो वो नीचे दबा हुआ है, बाद में y बना था तो वो ऊपर चढ़ा हुआ है। तो मरने के समय जो डिस्ट्रक्टर आएगा वो पहले y के लिए ही आएगा। तो चलो y के लिए डिस्ट्रक्टर में आ जाइए। तो y के लिए अगर हम डिस्ट्रक्टर में आ जाएंगे ना, तो ये सी आउट मेरे स्क्रीन पे बताओ क्या छापेगा, फाइनल वैल्यू याद है ना। डिस्ट्रक्टर फाइनल वैल्यू को प्रिंट करके फिर मेमोरी फ्री करा देगा। तो स्लैश एन करके आंसर आएगा द रिकॉर्ड। तो कौन सा रिकॉर्ड, रोल कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। तो किसका रोल नेम एंड मार्क्स, y का। तो y का रोल नेम मार्क्स में कौन है, तो y के रोल में 7 है कॉमा, y की नेम में कौन है, रोहित है कॉमा, अब y के मार्क्स में कौन है 94.6। वो छाप के कह देगा इज डिस्ट्रॉयड, यानी पहले वो प्रूफ दे दिया कि देखो y ही पहले मर रहा है, क्योंकि यही सिस्टमैटिक ऑर्डर है। अगर x पहले बना है y बाद में बना है तो y का डिस्ट्रक्टर पहले आएगा। ये प्रॉपर्टी मत भूलना, उल्टे से होगा, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम आता है मेमोरी फ्री कराते हुए। तो ये जो मैसेज आया द रिकॉर्ड रोल कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, ये ऑफ कोर्स y का आएगा, क्योंकि y के लिए डिस्ट्रक्टर पहले आया है, y आपका पहले मर रहा है, इसीलिए y का डिटेल वो पहले प्रिंट करेगा। चलो, जैसे ही डिस्ट्रक्टर का काम तमाम हो गया फाइनल टाइम वैल्यू को प्रिंट करने का, उसके बाद आप देखेंगे कि y का जो मेमोरी है वो फ्री हो जाएगा। आंख से नहीं दिखेगा, मान लीजिए कि मेमोरी इंटरनली फ्री हो जाएगा। उसके बाद पता है फिर x का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। पता जब x का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा अपने से अब, तो ये सी आउट आप देखो मैसेज में क्या प्रिंट करेगा, ये सी आउट प्रिंट करेगा द रिकॉर्ड। ना द रिकॉर्ड में कौन सा रिकॉर्ड, तो अब x का डिटेल प्रिंट होगा। तो x के रोल में कौन है, तो मेरे x के रोल नंबर में था, x के रोल नंबर में था 12, नाम में था करण, मार्क्स में था 99.2। तो अब ये डिटेल प्रिंट करके आखिरी बार इसका मेमोरी रफा दफा होगा। तो देखिए इस बार ये डिस्ट्रक्टर बिना बुलाए खुद से x के लिए आया है, तो फाइनल वैल्यू x का प्रिंट होगा। तो क्या लिखेगा, द रिकॉर्ड रोल। तो x के रोल में 12 था, फिर कॉमा, नेम में क्या दिए थे हम, करण दिए थे x में, फिर कॉमा, मार्क्स में क्या दिए थे 99.2, और उसके पीछे एक मैसेज अटैच हो गया इज डिस्ट्रॉयड, यानी कि अब x के मरने का टाइम था। जैसे ही डिस्ट्रक्टर का काम तमाम होगा तो बस x का मेमोरी अब यहां पे फ्री हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बस प्रोग्राम्स ये सब का बहुत लेंदी है, तो कमांड अच्छे से आपको करना होगा। लास्ट में आप देखेंगे कि मेन फंक्शन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर हो जाएगा। तो याद रखना डिस्ट्रक्टर आया भी कब था, जब मेन का डेडलाइन आया तो पहले डिस्ट्रक्टर y का आया क्योंकि वो बाद में बना था, अब फिर डिस्ट्रक्टर x का आया क्योंकि वो पहले बना था इसीलिए नीचे दबा हुआ था, इसीलिए इसका डिस्ट्रक्टर बाद में आएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के कॉल होने का ऑर्डर था कि पहले x बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर x का आएगा, बाद में y बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर y के लिए आएगा। पर मरने के समय हिसाब उल्टा है, y क्योंकि बाद में बना था तो मेमोरी में वो टॉप में टिका रहता है, तो पहले y का डिस्ट्रक्टर आएगा और बाद में फिर x का डिस्ट्रक्टर आएगा। ये ऑर्डर मत भूलिएगा।